अमेरिकी बाजारों में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, मामूली गिरावट के साथ हुए बंद। एशिया में मजबूत शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 0.25% ऊपर। आज घरेलू टायर कंपनियों की वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ होगी मुलाकात। रेडियल टायर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर हो सकती है चर्चा। 30 मार्च को बोर्ड बैठक से पहले कोटक महिंद्रा बैंक में दिख सकता है एक्शन। बैंक एफपीओ या फिर क्यूआईपी के जरिए जुटाएगा पैसा। ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक किसी एनबीएफसी को भी खरीदने पर हो सकता है फैसला। जीएसटी से जुड़े 4 बिल पर कल लोकसभा में होगी बहस, लेकिन रेट पर चर्चा जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक के बाद। और बनारस में 2 दिनों की G20 बैठक आज से शुरू। काशी के घाट पर बैठकर ग्लोबल आर्थिक चुनौतियों पर होगा मंथन। और हमारे सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं आप सबको। बाजार के लिए एक्सपायरी सामने है और आज है रिकवरी के संकेत। रिकवरी कितनी होगी और कितनी टिकाऊ होगी, ये होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत गई। और साथ में ही नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्र को भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ आज के बढ़िया दिन पर हमारे 2 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, आपका स्वागत है। और सेठी फिनमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सेठी भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल संकेत किस तरह के हैं। कल भारतीय बाजार जब बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था 125-150 पॉइंट की गिरावट यूएस में देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए क्या शानदार रिकवरी यूएस में देखने को मिली। डाउ क्लोज जरूर आपको लाल निशान में होता हुआ दिख रहा है और 8 दिनों से हो रहा है, लेकिन निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। तो इसीलिए आप देखिए आज एसजीएक्स निफ्टी भी हैप्पी है। अच्छी मजबूती के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होने वाली है। और एशियाई बाजार देखिए, हांगकांग के बाजारों को हम ट्रैक कर रहे हैं, वो मजबूत है। जापान के बाजारों में तेजी है। ज्यादातर बाजार आप देखिए हरे निशान के साथ इस समय कारोबार करते हुए। तो बैटिंग का दिन है आज फिर बिल्कुल लगता है रिकवरी होगी, और रिकवरी होना तय भी है, क्योंकि जितनी कमजोरी की आशंका अमेरिकी बाजारों से थी वैसा कुछ हुआ नहीं। और हम कल भी यही बात कर रहे थे कि अब अमेरिका और वहां के बाजार आगे की घटनाक्रम पर नजर रखें, क्योंकि टैक्स कट को लेकर आने वाले हैं। तो भले ही हेल्थ केयर बिल एक बार ट्रम्प साहब ने वापस ले लिया, लेकिन उसके बावजूद अब आगे अगर टैक्स रिफॉर्म्स होते हैं, टैक्स कट्स होते हैं, तो वो अमेरिका को पसंद आएंगे। और इस बीच डॉलर इंडेक्स कमजोरी है, क्रूड नीचे ही है, तो फिर भारतीय बाजारों को बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। और एशिया में रिकवरी इसी के दम पर होती हुई दिख रही है। आज के लिए 9050 अहम लेवल होगा, और कल उसके थोड़ा सा नीचे जाकर हम बंद हुए तो 9050 के ऊपर टिके रहने पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी का सहारा मिलेगा। अब चूंकि एक्सपायरी का दिन हफ्ता है और एक्सपायरी के 2 दिन पहले निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज थोड़ी सी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बड़ा उतार चढ़ाव होता हुआ दिखा है और दिन के दौरान बड़े मूव्स आ रहे हैं। 9000 से लेकर 9150 ये निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज आप मानकर चले। लेकिन अहम लेवल होगा फिर से 9100, जो कल हम पार नहीं कर पाए। और अगर आज 9100 के ऊपर जाकर टिके तो फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना बनेगी, जिसकी बात हम कल 9200 के लेवल पर कर रहे थे। अब 9100 के लेवल पर भी काफी कुछ कॉल राइटिंग हुई है, तो अगर 9100 के ऊपर टिक गया, वैसे मुश्किल दिख रहा है, लेकिन टिक गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आएगी। 9125, 9150 वो रेंज होगी जहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए तेजी की पोजीशंस में। और 9000 के नीचे अगर किसी भी वजह से फिसले, संभावना कम है, लेकिन अगर फिसले तो फिर तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। 9000 के नीचे बंद हो तो तेजी बिल्कुल कम कर ले, और वहां से फिर बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है शायद बाजार 9000 से लेकर 9100 की रेंज को आज रेस्पेक्ट करने की कोशिश करे। और अगर इस रेंज के बाहर निकले तो ज्यादा संभावना यह है कि ऊपर की तरफ निकलने की संभावना ज्यादा बनती है बजाय नीचे की तरफ। लेकिन अदरवाइज आप इस रेंज को मानकर चलें। खरीदारी का मौका है। निफ्टी पर एक इंटरेस्टिंग स्टॉप लॉस दिया है 9020 का। कल 9024-25 का हमने लो बनाया था, पिछले हफ्ते 9020 के आसपास का लो बनाया था। तो डे ट्रेडर्स के लिए 9020 स्टॉप लॉस होगा, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 9000 का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पर। ऊपरी स्तरों पर 9100 और 9125 के टारगेट के लिए निफ्टी को खरीदें। तेज शुरुआत हो, पहले बढ़ जाए तो एक कॉन्ट्रा कॉल स्किल ट्रेडर्स के लिए 9150 के करीब शॉर्ट करें 25 पॉइंट की रिस्क लेकर 9100 और 9075 के टारगेट के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली मजबूत दिख रहा है, ज्यादा बेहतर दिख रहा है। रिकवरी आज फिर से बैंकिंग शेयरों से ही आएगी, ये ध्यान में रखें। 20,950 ये है बैंक निफ्टी का कल का स्टॉप लॉस जो ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी नहीं होना चाहिए। और 21,150, 21,250 ये 2 लक्ष्य आपके लिए ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी पर।
पॉजिटिव साइड पर बैंक्स, एनबीएफसी, एविएशन, ये कल वाले ही सेक्टर हैं। एनबीएफसी और एविएशन, एक बैंक और इसमें ऐड करना चाहता हूं। नेगेटिव साइड पर थोड़ी सी सरकारी कंपनियों पर आज दबाव दिख सकता है। बिल्कुल, चलिए तो सरकारी कंपनी आज भी प्रेशर में रहेंगे और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऊपर नजर रखिएगा। कोटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे कल है। इंडसइंड बैंक पर सीएलएसए ने एक बड़ी एग्रेसिव रिपोर्ट सामने रखी है। इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे शो में आगे, लेकिन पहले बात वागले साहब के निफ्टी के टारगेट की आज के। सर गुड मॉर्निंग। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या कहता है कि तेजी करनी चाहिए क्या? आज के दिन कैसे अप्रोच करेंगे आप? हेमंत गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग। एक तो गुड मॉर्निंग के साथ वागले साहब आपको गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं, देखिए गुड़ी पड़वा ये त्योहार महाराष्ट्र में बड़ा जोर शोर से मनाया जाता है और आज लगभग पूरा महाराष्ट्र बंद है छुट्टी के माहौल में। और वागले साहब हमारे मराठी होते हुए भी आपके लिए देखिए आज हमारे स्टूडियो में आपके लिए काम कर रहे हैं, तो वागले साहब बहुत बहुत धन्यवाद इसका। अनिल जी थैंक यू वेरी मच। हेमंत आपको, अनिल जी आपको, आप पूरी सीएनबीसी आवाज की फैमिली और हमारे सारे दर्शक उनको शुभकामनाएं गुड़ी पड़वा की। 9 वर्ष हमारे साथ रह के प्रॉस्परस तो होने वाली है। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, कल थोड़ा सा मुझे जिस तरह से फॉल आया मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये मैं पहले तो मैं मान लूं, इतना मैं मैग्नीट्यूड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये आई थिंक एक्सपायरी ब्लूज इसको कह सकते हैं, एक्सपायरी की वजह से हुआ। लेकिन फिर भी मेरा व्यू अभी भी बुलिश ही है। 9,9150 या जो अनिल जी ने रेंज का, मेरा वही स्टॉप लॉस है 9,000 और टारगेट भी 9,150 है। बैंक निफ्टी 20,900, 21,200 और मुझे नहीं लगता है 9,000 ब्रेक करने का ऑन द डाउन साइड कोई भी मुझे ये चांस दिखता नहीं। मतलब आई विल गो ग्रॉसली रॉन्ग इफ दैट हैपेंस। हाँ, शायद ऊपर में हम 9150 ब्रेक ना करें, लेकिन व्यू तो अभी भी बुलिश है। 3 बाय है, 1 सेल है, तो दैट शोज दैट यू आर बुलिश एज ऑलवेज। तो तेजी करने का मौका है। कौन से वो 3 बाय वाले स्टॉक्स हैं, मेरी नजर तो उनके ऊपर रहने वाली है। एक सेल वाला स्टॉक भी बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एफआईएस और डीआईएस के आंकड़ों की। और एफआईएस ने कल फिर से खरीदारी करी है कैश मार्केट में करीब 580 करोड़ रुपए की, लेकिन घरेलू संस्थागत निवेशक देखिए इन्होंने थोड़ी बिकवाली करी है। अब डटे हुए हैं एफआईएस के सामने, बेच रहे हैं। जितना उन्होंने खरीदा है उससे थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने बेच दिया। कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को? वैसे देखा जाए तो कल के डेटा काफी खराब है, खासतौर से वायदा कारोबार के, क्योंकि 500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स और 1000 करोड़ से ज्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईएस ने बेचे। लेकिन जो एक शब्द का इस्तेमाल वागले साहब ने किया, एक्सपायरी ब्लूज, ये एक्सपायरी ब्लूज है। एक्सपायरी के हफ्ते में जनरली आप बजाय ट्रेंड के डेली संकेतों पर ज्यादा ट्रेड करते हैं। ये चाहे बात ट्रेडर्स के लिए हो चाहे एफआईएस के लिए हो, सेम लागू होती है। और यही वजह कि पिछले 2 सेशन में बेहतरीन आंकड़े देखने के बावजूद कल अगर एफआईएस ने इतनी तेज बिकवाली वायदा कारोबार में किया तो मुझे उससे डर नहीं है, सावधानी है, लेकिन इतना डर नहीं कि इन आंकड़ों, अदरवाइज किसी नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में इतने आंकड़े होते हैं कि 1500 करोड़ के वायदा कारोबार में बिकवाली के आंकड़े हो, तो फिर मैं ये कहता कि नहीं, आज जैसे ऊपर खुले वहीं बेच दीजिए, क्योंकि बाजार ऊपर टिकेगा नहीं। लेकिन इन आंकड़ों के दम पर ये कह सकते हैं कि आप कैश का सपोर्ट बरकरार है। दूसरा ये कि आपको ऊपरी स्तरों पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। अहम लेवल को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एक्सपायरी के पहले जो एडजस्टमेंट होते हैं वो कुछ हद तक वायदा कारोबार के आंकड़ों में दिख रहे हैं। इसलिए बड़े आंकड़े हैं, लेकिन सावधानी वाले हैं, डरने वाले नहीं। चलिए तो कॉशियस रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये राय एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ये भी अब अनिल से पूछेंगे, लेकिन पहले अगले साहब के ट्रेडिंग आइडियाज जानते हैं। बताइए सर, कहाँ हैं वो तेजी के मौके आज इस समय? हेमंत, कल पेट्रोनेट में ओपन इंटरेस्ट काफी बढ़ा और पूरे दिन वो मेंटेन रहा प्राइस, और एंड में जो मूव आई ये संकेत देता है कि अगले 1 या 2 दिन में ये मूव कंटिन्यू हो सकता है। आपका बीटीएसटी आइडिया भी था ये शायद? हाँ, ये बीटीएसटी 2 में से एक था ये जी। और इसमें मैं 399 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 423। दूसरा है फिनोलेक्स केबल्स, इसमें प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट एकदम क्लियर है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिलेगा तो ये लेने का अपॉर्चुनिटी होगा। 480 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 513। ये 3 से 4 दिन का व्यू है। ऑलराइट, तो ये 2 स्टॉक्स फिनोलेक्स केबल्स, पेट्रोनेट एनर्जी, इनके ऊपर नजर रखिए, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन अब बात करते हैं एफएनओ से संकेतों की। कहाँ होगी एक्सपायरी, कुछ समझ में आ रहा है डेटा देखकर? ऐसा लग रहा है शायद 9100 के आसपास अभी ये नजर आ रहा है। और वो इस वजह से हेमंत की 9100 के पुट और कॉल दोनों पर ओपन इंटरेस्ट जबरदस्त बना हुआ है। कॉल्स में देखिए 56 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और यही वजह मैं ये कह रहा हूं कि 9100 को पार करने में अब मुश्किल होगी। जो पहले दिक्कत 9200 को लेकर दिख रही थी, वो अब 9000। अच्छा, कल के सेशन में एक बात हुई है वो बेहद साफ, वो ये कि
तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने थोड़ी सी हार मानी है। जैसे वागले साहब ने भी पहली बार थोड़ा सा कहा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो वैसा हुआ है और वो साफ तौर पर डेटा में दिख रहा है। क्या हुआ है, कल 9100 के पुट पर 11 लाख शेयर कम हुए हैं और कॉल्स में 9100 के कॉल्स पर 15 लाख शेयर जुड़े हैं। यानी कि एक तरफ से जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई थी उन्होंने कम की और दूसरी तरफ मंदी की पोजीशन बनाने वाले हावी हुए हैं। तो अब इन डेटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि 9100 को पार करने में थोड़ी मुश्किल होगी। आज इतना आसान नहीं होगा 9100 के ऊपर जाना, लेकिन हाँ चले भी गए आप तो फिर आपको पता है 9150 के ऊपर जाना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो हर ऊपर के लेवल पर थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है, ये संकेत पहला दिख रहा है। 9050 मैंने आज अहम लेवल के तौर पर इसलिए चुना है कि इन दोनों के अलावा अगर कहीं एक स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा काम हुआ है तो वो 9050 पर है और वहां पर कॉल्स में 10 लाख शेयर जुड़े हैं। अब होगा क्या, आप खुलेंगे 9050 के ऊपर या 9050 के आसपास, ठीक है। अब उसके बाद शुरुआती अगर 15-20 मिनट आधा घंटा आप टिक गए तो फिर कल जिन्होंने कॉल राइटिंग की, जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई है 10 लाख शेयरों की जो बनी है वो कवर होने आएगी। वो कवर होने से होगा ये आप 9100 की तरफ बढ़ेंगे तो 50 पॉइंट की आपको अपसाइड निफ्टी पर इस वजह से मिल जाती है। लेकिन 9100 पे चूंकि इतनी ज्यादा पोजीशन है 51 लाख शेयरों की, उसे पार करना इतना आसान है नहीं, तो वहां पर जाकर आप रुक जाएंगे और वहां असली टेस्ट होगा आप क्या कर पाते हैं, तेजी कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और निफ्टी में उतना कॉन्फिडेंस इस लिहाज से तेजी का नहीं बन रहा है। तो फिर क्या होगा, बैंक निफ्टी वो ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजबूत दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि 9218 का निफ्टी का जो हाई था वो छूने में शायद वक्त लगे, लेकिन बैंक निफ्टी का जो 21,300 के पार का हाई है 21,336 के आसपास का, इफेक्टिवली मैं उसे 21,250 मानता हूं। तो ज्यादा संभावना है कि बैंक निफ्टी अपने पुराने हाईस की तरफ पहले बढ़े बजाय निफ्टी के। तो ऐसे में जिनको इंडेक्स ट्रेड करना है उनके लिए बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर होगा तेजी की तरफ, और जिन्हें मंदी की तरफ ट्रेड करना है उनके लिए निफ्टी ज्यादा बेहतर होगा मंदी की तरफ। ये एक ट्रेड साफ तौर पर नजर आता है। लेकिन चूंकि एक्सपायरी का हफ्ता है, फिलहाल रेंज में कोई बदलाव नहीं। 9000 से लेकर 9200 की रेंज जो हमने इस हफ्ते की शुरुआत में भी कहा कि यही निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज दिख रही है एक्सपायरी के हफ्ते में, यही रेंज अब भी है। और उस लिहाज से जो पोजीशंस बनी है ऐसा लग रहा है कश्मकश वाला, रस्साकशी वाला और ताकत आजमाइश वाला जो लेवल है वो अब है 9100। बिल्कुल, तो 9100 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इस पर रहेगी नजर। हमारे बाकी के टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ये भी बताएंगे कि कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखाने वाले हैं। तो देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल, आपका अपना CNBC आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज निफ्टी को किस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेड कर रहे हैं। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल कह रहे हैं बेचकर चलना चाहिए। 8,975 का टारगेट, 9090 का स्टॉप लॉस रखिए। जय ठक्कर की राय भी शॉर्ट करने की 9,147 के स्टॉप लॉस के साथ 8,900 तक गिरेगा निफ्टी। लेकिन IDBI कैपिटल के AK प्रभाकर कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए। 9,180 का टारगेट, 9030 का स्टॉप लॉस। और विकास सालू के भी है बुलिश, 9,020 के स्टॉप लॉस, कल के लोज के आसपास 9,100 के टारगेट के लिए खरीदने की राय निफ्टी पर। लेकिन मुस्तफा नदीम साहब ये कह रहे हैं कि बेचकर चलना चाहिए। 8975 का टारगेट, 9080 का स्टॉप लॉस भी रखें। तो 5 में से 3 एक्सपर्ट हैं बेरिश और 2 बुलिश। और 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक आपको बता दूं लेवल्स नीचे की तरफ 9020 है अहम सपोर्ट, और ऊपरी स्तर पर 9080 से लेकर 9100 पहला लेवल है जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो कल के उतार चढ़ाव के बाद काफी टाइट रेंज हमारे 5 एक्सपर्ट्स को दिख रही है निफ्टी पर, और राय बटी हुई 3 बेरिश 2 बुलिश। ऑलराइट, ये तो बात हुई 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर। लेकिन आइए अब आपको बता दें कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं। आइए देखते हैं 5 का पंच यानी टॉप 5 स्टॉक्स। रुचि सोया और अदानी एंटरप्राइजेज, ये 2 कंपनियां रहेगी रडार पर। आज बड़ी खबर इनके लिए, खाने पीने के जो तेल है, खाद्य तेल, इनके एक्सपोर्ट से बैन हट चुका है और घरेलू इंडस्ट्री को राहत देने के लिए ये बैन हटाया गया है। पहले भी छोटे पैक्स 5 किलो तक के ये अलाउड थे, लेकिन अब बल्क एक्सपोर्ट करना है तो वो भी किया जा सकेगा। तो रुचि सोया इस मामले में बड़ा प्लेयर, और साथ ही अदानी विलमार का भी जॉइंट वेंचर है, तो ये भी काफी बड़ी मात्रा में खाद्य तेल एक्सपोर्ट करते, तो इन दोनों कंपनियों के लिए होगा पॉजिटिव। टेक्नोफैब इंजीनियरिंग ये ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप करीब 195 करोड़ के आसपास का है, और इनको देखिए करीब 335 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं पावर ग्रिड से और अफ्रीका की एक सरकारी एजेंसी से। तो आज इस शेयर पर तेजी की तरफ ध्यान रखिएगा, अच्छी बढ़त हो सकती है।
बर्जर पेंट्स, इन्होंने पुणे में अपनी क्षमता बढ़ाकर एक नई फैक्ट्री शुरू की और साथ ही कुछ और क्षमता विस्तार पुणे में करने की भी योजना है। गोदरेज इंडस्ट्रीज ये स्टॉक फोकस में रहेगा और साथ में एस्टेक लाइफ भी। देखिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज ने दरअसल गोदरेज एग्रोवैट जो एक सब्सिडरी है उसमें हिस्सेदारी करीब करीब 3.25% बढ़ाई है। और आपको बता दूं कि गोदरेज एग्रोवैट जो है वो लिस्टेड कंपनी एस्टेक लाइफ में करीब 52% हिस्सेदारी रखती है और खबरें ये भी कई बार आ चुकी हैं कि गोदरेज एग्रोवैट का रिवर्स मर्जर हो सकता है एस्टेक लाइफ में और वो लिस्ट हो सकती है। तो बहरहाल एग्रोवैट का स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा और गोदरेज इंडस्ट्रीज का भी इन खबरों के चलते हुए प्रमोटर जब हिस्सेदारी बढ़ाएं तो पॉजिटिव खबर मानी जाती है। टाटा मोटर्स DBR ये है स्टॉक एक्शन में, जहां पर कल मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बड़ी बिकवाली हुई है। लगभग 1% से ज्यादा हिस्सेदारी मॉर्गन स्टैनली ने बेची है 277.25 पर। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और एक और एक्सपर्ट हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी साहब भी। स्वागत है आपका विकास जी। पहले तो बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज आपकी लिस्ट में जहां आपका खरीदारी या बिकवाली का इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत, और आज गुड़ी पड़वा के अवसर पर आप दोनों को और खास करके संदीप जी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुक्रिया सर, आपको भी हम सब। जो स्टॉक्स मैंने आज चूज करे हैं सब बाई साइड पे ही है या अच्छा, जो स्टॉक्स मैंने आज चूज करे हैं सब बाई साइड पे ही है। तो मैं पहले 3 स्टॉक्स अभी डिस्क्लोज करना चाहूंगा। जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा सिंटेक्स का। जिस तरह का कल हमने एक बहुत अच्छी तेजी एक खराब बाजार में सिंटेक्स के स्टॉक में देखी, और खास करके सिंटेक्स में अभी कुछ दिन पहले इनको जो अहमदाबाद में NCLT से डीमर्जर का भी अप्रूवल मिला है, तो मुझे लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने कई बार आपके चैनल पे नेशनल लेवल्स पे इसको एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक रेकमेंड भी किया हुआ है। तो इसमें जब डीमर्जर के बाद जो सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का जो शेयर्स मिलेंगे, मुझे लगता है ये डीमर्जर के बाद काफी अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। एंड वी कुड सी जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स की तर्ज पे इसमें भी एक वैल्यू बन सकती है। तो आई एम बुलिश ऑन सिंटेक्स फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, और मुझे लगता है आज भी इस स्टॉक में अच्छी तेजी बननी चाहिए। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा PNB का। कल भी हमने देखा बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान बना हुआ था, और खास करके PNB में भी एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, और आज भी मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी रहेगी। सो आई वुड गो विद PNB फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस। और जो तीसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो रहेगा एक टायर सेक्टर से सीएट। आज यहाँ पे जो कैबिनेट की एक मीटिंग होने जा रही है जिसपे हो सकता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगे जो चाइना से जो टायर्स इंपोर्ट होते हैं उसमें, तो उसका एक मेजर बेनिफिशियरी सीएट हो सकता है। स्टॉक में पिछले भी 1-2 दिनों से अच्छा तेजी देखी जा रही है, और मुझे लगता है वो आज भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। सो आई एम पॉजिटिव ऑन सीएट आल्सो फॉर टुडे। ओके, चलिए तो सीएट के ऊपर रखिएगा नजर। आज अच्छा, ये आज एफएनओ के बैन में आ गया है और सिंटेक्स बैन से बाहर आया है। सिंटेक्स के अलावा रिलायंस कैपिटल और HDIL भी एफएनओ बैन से बाहर आए हैं। तो सिंटेक्स, रिलायंस कैपिटल, HDIL पर हम सुमित बगड़िया जो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर, उनसे भी राय लेंगे। लेकिन पहले पूछते हैं अब वागले साहब के आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज और कौन से हैं। पेट्रोनेट LNG और फिनोलेक्स केबल्स पर तो वो बुलिश हैं। सर बाकी के 2 आइडियाज भी बताइए। हेमंत, टाटा स्टील में कल बिकवाली देखने को मिली, मुझे लगता है वो शायद थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। सारे स्टॉक्स मेटल स्पेस में मुझे थोड़े से करेक्टिव लगते हैं। 480 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 468, 1 से 2 दिन का व्यू है, शायद एक्सपायरी तक का। और बाय में चौथी आइडिया होगी बाय LIC हाउसिंग। ये आई थिंक 2 या 3 दिन पहले भी हमने कवर किया था, कल भी है हमारा BTST था, और मुझे लगता है ये 2-3 दिन के व्यू से पॉजिटिव व्यू बन रहा है। 600 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 627। ओके, तो LIC हाउसिंग यहाँ पर करे खरीदारी। टाटा स्टील, तमाम मेटल स्टॉक्स कल काफी तेजी से गिरे और गिरावट होगी, यहाँ पर करे शॉर्ट। आप ये राय वागले साहब की। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़ेंगे चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। देंगे वायदा कारोबार की आपको रणनीति एक्सपायरी के हफ्ते में, और साथ ही बताएंगे हम आपको वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज दिखने वाला है एक्शन FIs की रिपोर्ट्स के दम पर। बने रहिए हमारे साथ इस ब्रेक के बाद भी।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और जैसा कि हम शुरुआत में आपसे कह रहे थे, दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, एक तो इंडसइंड बैंक और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक। इस पर ब्रोकरेज हाउसेस क्या रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, चलिए ये बता रही है नियति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नियति बताइए क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेस का आज। कोटक महिंद्रा बैंक की सबसे पहले बात करेंगे। 30 मार्च को उनकी बोर्ड बैठक है और सरप्राइज हो गए हैं सारे के सारे ब्रोकरेजेस। कल जिस तरह से बाजार बंद होने के बाद बैंक का स्टेटमेंट आया कि वो तरह तरह की जो सिक्योरिटीज है या फिर FPO है, राइट्स है या फिर GDR है, इन सब के जरिए कोई एक फंड रेजिंग का प्लान ये बना रहे हैं और उसके लिए 30 मार्च को उनकी बोर्ड बैठक है। और अचानक से ये खबर आई है तो ब्रोकरेजेस लंबे चौड़े अपने टारगेट्स या तो बढ़ा रहे हैं या फिर उन्होंने अपने टारगेट्स अभी मेंटेन कर रहे हैं। मगर खास तौर पे नजर है, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि बहुत बड़ा सरप्राइज है ये, या तो दो, और इस पे सिर्फ दो ही मोटिव हो सकते हैं, या फिर जो RBI का डायरेक्टिव है कि रिड्यूस करें अपना स्टेक वो, या फिर कोई एक बड़ा एक्विजिशन हो सकता है। और JP मॉर्गन बिल्कुल यही बात कह रहा है कि ये मोटिवेशन सिर्फ इन दो ही चीजों का लग रहा है, या तो एक नॉन बैंकिंग स्पेस में एक बड़ा एक्विजिशन ये करने वाला है, यानी NBFC कोई खरीद सकते हैं, या फिर कोई एक बड़ा लोन असेट्स का पोर्टफोलियो ये खरीद सकते हैं। मर्जर इनको अनलाइकली लग रहा है दूसरे बैंक के साथ, या फिर प्रमोटर स्टेक का डाइल्यूशन इनको अभी भी अनलाइकली लग रहा है फिलहाल, क्योंकि अनसर्टेनिटी है 30 मार्च तक की, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है। JP मॉर्गन का मानना है न्यूट्रल का कॉल इनका मेंटेन है और 750 रुपए का ये लक्ष्य देख रहे हैं। 14% के नीचे का इनका लक्ष्य है। लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच बहुत बुलिश है, कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 930 रुपए का इनका लक्ष्य था, सीधे बढ़ा के इन्होंने 1050 रुपए का कर दिया है। इन्होंने 180 रुपए अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है और 21% की तेजी ये शेयर में देख रहे हैं अगले 12 महीने के दौरान। ये अगर फंड रेजिंग का प्लान इनका सक्सेसफुल हो जाता है और ये बड़ा एक्विजिशन करते हैं तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। 1050 रुपए के लिए आपको निवेश करना चाहिए, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कह रहा है। और इंडसइंड बैंक पर आज एक और बड़ा अपग्रेड आया है। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म CLSA का निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट प्राइस 1450 का था, अब इसे सीधे बढ़ाकर इन्होंने 1680 रुपए का कर दिया है। मौजूदा भाव से 20% की तेजी ये शेयर आपको दिखा सकता है। नए सेगमेंट्स में इनको ज्यादा ग्रोथ आगे ड्राइव करेगी। डिपॉजिट कॉस्ट गिर रही है, इनका मानना है 25% की अर्निंग्स ये देख रहे हैं अगले 2 साल के दौरान। टॉप पिक है पूरे ही बैंकिंग स्पेस में, इनका आपको निवेश करना चाहिए। इनके जो नॉन रिटेल लोन पोर्टफोलियो है ये स्केल अप हो रहे हैं, यानी ये तेजी ला रहे हैं, यहां से ग्रोथ आएगी। निवेश करके चलिए। 1680 रुपए का लक्ष्य इंडसइंड बैंक पे आज बड़ा अपग्रेड CLSA का। बिल्कुल, तो दो मजबूत प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और दोनों पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। शुक्रिया नियति आपका इस जानकारी के लिए। और दोनों ही दावेदार भी हैं भारत फाइनेंशियल्स को खरीदने के लिए और दबी जुबान में रिपोर्ट्स में भी अभी आने लगा है। देखना होगा कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल क्या निकल कर आता है, फंड रेजिंग या कोई एक्विजिशन। स्पेकुलेशन काफी हो चुका है, अब बस डील हो जाए। कल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए फंड रेजिंग को लेकर बोर्ड बैठक है 30 तारीख को। जी हाँ, ठीक है, तो उसके एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एग्जैक्टली, क्योंकि फंड रेजिंग पर अगर उदय कोटक साहब को जो कुछ भी कहना है वो तो बोर्ड बैठक के बाद भी कह सकते हैं। जनरली मैंने नहीं देखा कि कोई भी बोर्ड बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस फंड रेजिंग पर होती हो। अभी राणा कपूर साहब ने अपना QIP किया, तो उसमें इसका मतलब अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो कुछ तो मामला है। बोर्ड मीटिंग से एक दिन पहले तो टाइमिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अब हो ना हो ये तो हमें पता नहीं, लेकिन चर्चाएं तो गर्म रहेगी, सही बात, कोई डाउट नहीं। और इसमें कोई ये भी एक बात संभावना पूरी बनती है कि आज की तारीख में किसी NBFC को खरीदने के लिए सबसे मजबूत दावेदार अगर कोई बनता है तो वो कोटक महिंद्रा बैंक ही है 100%। तो और उन्हें जो एक्सपीरियंस है NBFC के कारोबार का और बैंकिंग के कारोबार का, दोनों एक्सपीरियंस और दोनों को इंटीग्रेट करके चलाने का एक्सपीरियंस। अच्छा, मजे की बात हम आपसे लगातार कहते आए हैं। देखिए, जब ये स्पेकुलेशंस हुई हैं कि भारत फाइनेंशियल्स को इंडसइंड बैंक खरीद सकता है, दोनों ही कंपनियों ने, चाहे वो भारत फाइनेंशियल्स हो चाहे वो इंडसइंड बैंक हो, उन्होंने खबरों का खंडन नहीं किया। उन्होंने कहा जी हाँ, बातचीत तो हमारी होती आई है और हमारे सूत्र तो हमें ये भी बता रहे हैं कि ये ही दो प्रबल दावेदार हैं भारत फाइनेंशियल्स को खरीदने के लिए। अब भारत फाइनेंशियल्स का बोर्ड किसको ओके करता है ये भारत फाइनेंशियल्स का बोर्ड ही डिसाइड करेगा। लेकिन पूछते हैं विकास सेठी जी से। सेठी जी, महीने भर से बल्कि उससे ज्यादा समय से ये खबरें चल रही हैं, ये डील होगी, ये बताइए आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या हो सकता है, और तीनों शेयरों पर अपनी राय दीजिए।
देखिए हेमंत, ये जो डेवलपमेंट हुआ है डेफिनेटली जो बाजार में अटकलें हैं कि एक मेजर टेक ओवर बिल्कुल एक एनबीएफसी स्पेस, खास करके माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भारत फाइनेंस या फिर आपके कोई छोटी बैंक भी एक खरीदी जा सकती है, तो ये बिल्कुल एक पिछले 1 महीने से चल ही रहा है। तो मेरी नज़र में इस पे स्पेकुलेट करना तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि क्या या कौन सी बैंक या कौन सी एनबीएफसी पे ये होगा, बट मुझे लगता है बाजार में ये न्यूज़ के ऊपर आज भी भारत फाइनेंस तो बिल्कुल एक सुर्खियों में रहना चाहिए, वहां पे बिल्कुल एक तेजी बननी चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में जो छोटी साइज की बैंक है, जहां पे काफी दिनों से इस तरह की चर्चा रहती है, भले ही वो कर्नाटका बैंक हो, फेडरल बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है, तो इन सब बैंकों पे भी बिल्कुल नजर रहनी चाहिए। अगर किसी भी इस तरह का किसी भी एक अगर कंसोलिडेशन या किसी भी एक टेक ओवर होता है तो डेफिनेटली पूरे के पूरे जो सेक्टर है, जो छोटी साइज की बैंकें हैं, वहां पे रीरेटिंग होगी और वहां पे बिल्कुल यहां से एक और अच्छी तेजी बन सकती है। कल के बाजार में भी हमने देखा, डिस्पाइट बाजार खराब रहने के बावजूद हमने इन सब छोटे बैंकों में भी एक अच्छा रुझान देखा है। तो मेरी नजर इन तरह के बैंक्स पे या एनबीएफसी स्पेस में या माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भारत फाइनेंस जैसी कंपनी पे होगी। तो ये है राय इस वक्त, और इस बीच हमारे साथ वायदा कारोबार के एक्सपर्ट सुमित बगड़िया जुड़ चुके हैं। स्वागत है सुमित, आपका भी गुड मॉर्निंग। तो पहले निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपसे राय लूं, उससे पहले एक प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी में ही राय लूं, कौन से स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं मजबूती, इनमें से कोटक, इंडसइंड, भारत फाइनेंशियल, जहां आप खरीदारी करना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, तेजी का ही व्यू लग रहा है, चाहे फिर कोटक हो या फिर भारत फाइनेंशियल हो। जहां तक स्पेसिफिकली कोटक का सवाल है, कोटक के अंदर ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से एक अच्छी तेजी दिखाएगा। पिछले कई दिनों से हमने ऑलरेडी अप ट्रेंड मेंटेन किया हुआ है स्टॉक के अंदर, और अभी इमीडिएटली ऐसा लगता है कि स्टॉक ऊपर में 950 और 990 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक कोटक बैंक के अंदर अगर प्रेजेंट लेवल से कोई भी डिप मिलती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। प्रेजेंट लेवल्स पे भी बिल्कुल बाइंग करके चला जा सकता है। जैसे ही ऊपर में 900 का लेवल क्रॉस करेगा तो ऊपर में हमको 950 से 990 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक कोटक बैंक के अंदर बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। और दूसरी तरफ भारत फाइनेंशियल्स भी अच्छा लग रहा है स्टॉक। ये स्टॉक ने करेक्शन अपनी पूरी कर दी है और अब ये यहां से वापस तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक इमीडिएटली स्टॉक यहां से ऊपर में तेजी दिखाएगा और ऊपर में हमको 930 से 950 के लेवल्स भारत फाइनेंशियल्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक के अंदर भी तेजी करके चला जा सकता है। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या दमदार तेजी देखने को मिल रही है। कल फेडरल बैंक ने हमने देखा नया 52 वीक हाईएस्ट हुआ, ये बैंक भी बहुत ही मजबूत है। तो ये तमाम बैंक्स पर हम और विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन सुमित जी ये बताइए पहले तो आपका व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करने का है? गुड मॉर्निंग हेमंत। वेल देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही तेजी लग रही है। नो डाउट कल के दिन में हमको ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला, बट मुझे ऐसा लगता है जब तक 9000 के लेवल्स निफ्टी के अंदर टूटते नहीं है तब तक डिप्स के अंदर बाइंग करना चाहिए। इनफैक्ट आज ओपनिंग में भी यही सलाह रहेगी कि मार्केट खुलने पे बाइंग करे। 9000 जब तक टूटता नहीं है तब तक तेजी का ही व्यू है। इमीडिएटली ऊपर में 9100 ओआई डेटा के हिसाब से एक रेजिस्टेंस बनेगा। वो लेवल टूटते ही हमको इसमें मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर 9150 से 9200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है। अगर आज क्लोजिंग 9100 के ऊपर आ जाती है निफ्टी के अंदर तो हमको एक्सपायरी 9200 या 9150 के बीच के आसपास कहीं देखने को मिल सकती है। आई थिंक निफ्टी में फिलहाल तेजी करे। 9000 इमीडिएट सपोर्ट, वो स्टॉप लॉस होना चाहिए इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर भी। ये सपोर्ट जब तक टूटता नहीं है तब तक तेजी का व्यू रहेगा। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी के अंदर भी 21400 21500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 20900 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी के अंदर भी बाय करना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ी ज्यादा मजबूती दिखा रहा है कंपेयर टू निफ्टी। ओके, तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर खरीदारी करने के लिए। आज से बताएं फिर सुमित, स्टॉक्स कौन से हैं आपकी लिस्ट में जहां पर आप तेजी या मंदी करना चाहेंगे? अनिल जी, तेजी के स्टॉक्स है हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो पिछले 2 से 3 हफ्तों से हम कंटिन्यूसली बाइंग दे रहे हैं, अभी ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर और भी अच्छे लेवल्स आ चुके हैं और भी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। 600 के ऊपर हमको इसके अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है। ये स्टॉक इमीडिएटली 625 और उसके बाद हमको 640 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर अभी प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाय बनता है। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई 5-7 रुपए की गिरावट आती है तो इसके अंदर बाय करके काम करना है। 590 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। 625 640 के टारगेट आने वाले कुछ दिनों के लिए। दूसरी तरफ बीईएल के अंदर एक ऐसा लगता है कि यहां से एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया है कल के सेशन में, और ऐसा लगता है कि जब तक ये नीचे में अभी 154 के लेवल्स तोड़ेगा नहीं तब तक इसके अंदर फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगी नहीं और यहां से एक तेजी देखने को मिल सकती है। यानी 154 के स्टॉप लॉस से 165 के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा है तो इसमें तेजी करके काम किया जा सकता है। कल बीएल देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा था। लगे हाथ सुमित, बैंक ऑफ बड़ौदा वाला कॉल भी बताइए।
मुझे याद है कल भी आप इस पे बुलिश थे। यस एब्सोल्युटली, और लास्ट वीक भी बैंक ऑफ बड़ौदा पे एकदम लोअर लेवल्स पे इसमें तेजी पकड़ी थी। अभी इमीडिएटली बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ऐसा लगता है कि 180 और हमको 190 तक के लेवल्स एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 175 के कॉल के अंदर बहुत अच्छा बैठ रहा है। इसको 175 के कॉल को बाय करके काम करना चाहिए, जो कि कल ₹2 के आसपास हमको बंद क्लोजिंग देखने को मिला है। ₹2.10 के आसपास इसको बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए ₹1 का, और अगर ये 180 के लेवल्स दिखाता है तो हमको इसको ₹4 से ₹6 के टारगेट हो सकता है प्रेजेंट एक्सपायरी के अंदर ही देखने को मिले, यानी 3 दिन के अंदर। कल के बाजार में भी PSU इंडेक्स क्या दमदार प्रदर्शन बैंक का दिखा रहा था। तो PNB जोर में चली। हमारे एक्सपर्ट सेठी जी को पसंद है। LIC पे तो हैट्रिक ही होगी। हाँ, LIC पे तो हैट्रिक। वागले साहब, विकास जी और सुमित, तीनों को LIC पसंद है। LIC हाउसिंग में ऐसा क्या हो रहा है, देखना पड़ेगा आज खुलने के बाद क्या कुछ होता है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद फोकस होगा खबरों वाले शेयरों पर। कई सारे स्टॉक्स है जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन दिखने वाला है। रणनीति बनाएंगे आपके लिए इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप वागले, विकास सेठी, सुमित बगड़िया, और बात करते हैं अब टायर कंपनियों की, जहां पर आज एक इम्पोर्टेंट बैठक का कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बुलाई है टायर मैन्युफैक्चरर्स के साथ। और पिछले हफ्ते CNBC आवाज ने आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिवली जानकारी दी थी कि ये बैठक होने वाली है, और क्या दमदार तेजी इन टायर कंपनियों में देखने को मिली है। अनिल, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मिल जाएगी राहत या फिर एक और बैठक मुझे लगता है ये भी निकल जाएगी, क्योंकि कई बैठकें पहले हो चुकी हैं। हाँ, आज की बैठक में तो कुछ फाइनल होना मुश्किल है, क्योंकि नीचे के लेवल की है। टायर कंपनियों का दुख दर्द, उनकी व्यथा सुनेंगे अधिकारी और बोलेंगे हाँ भाई हम विचार करते हैं। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि अगर नेचुरल रबर के दाम जो अगर कम रहेंगे ना, तो फिर टायर कंपनियों के लिए अप्रूव करवाना मुश्किल होगा कि हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, भारी दिक्कत हो रही है। और दूसरी बात ये है जो कि हम लास्ट टाइम जब ये सारा मामला उठा था तब हमने टायर डीलर से जो बात की थी, वो कह रहे हैं कि जब मैन्युफैक्चरर तो इम्पोर्ट कर लेते हैं और हम करते हैं तो इन्हें दिक्कत है, तो इतना ईजी नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि आज बैठक है, अहम बैठक है, और इस बैठक के बाद हाँ फैसला तो नहीं होगा, लेकिन हमें एक चीज पता चल जाएगी कि ड्यूटी लगने की संभावनाएं कितनी है, ये शायद इस बैठक के बाद अंदाजा लग जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो टायर कंपनियां आज रडार पर रहेंगी, और कल भी देखिए खराब बाजार में ये सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था। अच्छी तेजी यहां पर देखी गई है। विकास जी, PSU बैंक्स आप भी बुलिश हैं, PNB आपको पसंद है, ये बताइए कितनी और तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये भी एक ऐसा पॉकेट है जो बाजार की कमजोरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ट्रेंड के विपरीत चल रहा है। क्या दुख दर्द PSU बैंक्स के दूर हो सकते हैं जल्द? देखिए हेमंत, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे NPS को लेके जो सरकार का फोकस है, बैड बैंक्स की बातें हैं, तो ये सब होने में, मटेरियलाइज होने में काफी वक्त लगेगा। बट जिस तरह से एक सरकार बिल्कुल फोकस्ड है, स्टील कंपनियों में भी जो डिस्ट्रेस्ड कंपनीज है उनको बेचने पे बिल्कुल है, तो ये सब का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट PSU बैंक्स पे देखा जा रहा है। और मुझे लगता है यहां से भी और तेजी बननी चाहिए। वैल्यूएशंस काफी अभी भी बहुत सस्ते हैं, और अगर इकोनॉमिक रिकवरी से जो डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज है वहां पे रिकवरी आती है, इनके NPAs में सुधार होता है, तो डेफिनेटली यहां से तो बिल्कुल वैल्यू बनती है। तो मेरी जो पसंद रहेगी वो जो टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB रहेगी। मेरी राय में इन तीनों बैंक को हर गिरावट पे या इन लेवल्स पे भी थोड़ी बहुत खरीदारी करके बाकी गिरावट का इंतजार करना चाहिए और इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है आने वाले साल भर के अंदर यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड्स इन तीनों बैंक्स में देखने को मिल सकते हैं। ओहो, साल भर के व्यू से भी प्राइवेट बैंक्स में सरकारी बैंक्स में खरीदारी करने की राय। एक और इनफैक्ट 2 स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेज और रुचि सोया, ये एक्शन में रह सकते हैं, क्योंकि खाने पीने के तेल के जो बल्क एक्सपोर्ट पर है वो रोक सरकार ने हटा दी है, और ये 2 कंपनियां इस कारोबार में बड़े तौर पर है। क्या कहेंगे विकास, आपको पसंद है, दोनों में से क्या खरीदेंगे अगर खरीदना चाहें तो? नहीं, अगर एक को खरीदना है तो डेफिनेटली आई लाइक टू गो विद अदानी एंटरप्राइजेज। ये स्टॉक को मैंने कुछ दिन पहले भी एक्चुअली आपके चैनल पे रिकमेंड किया था, और वहां से एक अच्छे अपसाइड्स देखने को मिले हैं। बट ये जो न्यूज फ्लो है, ये ऑलरेडी बाजार में अटकलें थी, और इस तरह का जो आई है न्यूज फ्लो, तो उसका एक आज पॉजिटिव रिएक्शन बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो अडानी एंटरप्राइजेस पे नजर रखनी चाहिए। मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा गैप अप ही खुलना चाहिए, और उसके बाद अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहां खरीदारी करें, और मुझे लगता है ड्यूरिंग द डे यहाँ पे और अपसाइड्स बन सकते हैं। बात है सेठी जी, जो
कह रहे हैं बाजार में अटकलें थी, तो आप ही के चैनल ने सबसे पहले जहां CNBC आवाज में बताया था कि ये हो सकता है, और अब आप देखिए सरकार ने ये कर दिखाया। बिल्कुल। और इस बीच जब सेठी साहब कह रहे थे तब ये थम्स अप आ रहा था वागले साहब का। वागले साहब के चार्ट्स पर लगता है अदानी एंटरप्राइजेस खरीदने का सिग्नल आ चुका है। एक्चुअली एक 10 दिन पहले 100 के लेवल का जब ब्रेकआउट आया था, और प्राइस वाइज इतनी मूव आई नहीं है, सिर्फ 2-3 रुपए ऊपर है। अभी आई थिंक क्लोज इज 104, शायद आज गैप से ऊपर ओपन हो। मुझे लगता है 112-115 तक का मोमेंटम दिखता है। 106 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। नहीं, वो ऑलरेडी हो चुका है। वो इंट्राडे लाइव मार्केट। चलिए, तो एक ब्रेकआउट हो चुका है इस तो अडानी विल्मार दरअसल वो कंपनी है जो खाने के तेलों में और खाद्य दालों में है, तो उस कंपनी में जो फायदा मिलेगा उससे अडानी एंटरप्राइज में तेजी होगी। लेकिन एक और स्टॉक है, उस पर राय लेंगे हम, और वो है दरअसल बालाजी टेलीप। इस स्टॉक में भी आज तेजी देखने को मिल सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इन्होंने तैयार किया था, उसके लिए माइक्रोमैक्स के साथ करार किया है। तो ये वो कंपनी है जहां पर राधा कृष्ण दमानी जी ने भी हिस्सेदारी खरीदी थी जब स्टार ने हिस्सेदारी बेची थी, मुझे याद आता है। हालांकि बहुत अच्छा प्रदर्शन इस शेयर ने अब तक नहीं दिखाया है, लेकिन क्या चार्ट्स में दमखम लगता है या पास करेंगे बागले साहब इसे? हेमंत, पास करूंगा जब तक ये स्टॉक 94-95 के ऊपर क्लोज नहीं होता, वो भी वॉल्यूम्स के साथ। मैं इसको अवॉइड ही करूंगा। ऑन द डाउन साइड मैं ये भी कहना चाहता हूं कि शायद ये 84 भी ब्रेक ना करे, तो साइडवेज ट्रेंड में स्टॉक पड़ा रहेगा और कुछ नहीं होगा, तो बेटर अवॉइड करें। लेकिन फंडामेंटली आपको पसंद है क्या विकास बालाजी टेली? ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है डेवलपमेंट जो माइक्रोमैक्स के साथ इन्होंने किया है, और क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स इनमें पहले से ही। क्या करेंगे आप? अरे बिल्कुल अनिल जी, पिछले कुछ दिनों से स्टॉक भी थोड़ा हलचल में है और अपने निचले लेवल से अच्छा एक बड़ा भी है, और चूंकि राधा कृष्ण दमानी जी ने भी निवेश किया है तो ऐसे ही ये लोगों के रिटेल इन्वेस्टर्स के भी इंटरेस्ट में आ जाता है। और बाकी जो खबर है वो पॉजिटिव है, मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से अपसाइड्स दिखा सकता है। तो मेरी राय में जिन्होंने ऑलरेडी निवेश किया हुआ उनको तो बिल्कुल बने रहना चाहिए इस स्टॉक में। चलिए, तो स्टॉक पर रखिएगा नजर, आज एक्शन में रह सकता है ये शेयर। बाजार खुलने के साथ साथ हम आपको बताएंगे कितनी तेजी इसमें बन रही है। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। संदीप वागले साहब, विकास सेठी साहब, सुमित पगड़िया जी, सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज। स्वागत है आपका मार्केट काउंटडाउन में। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ संदीप वागले, विकास सेठी, सुमित बगड़िया, और अब दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ कुणाल सरावगी भी। नमस्कार, स्वागत है आपका कुणाल। बताइए अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स आज के लिए आपने जो चुनी है। नमस्कार अनिल जी, 3 स्टॉक्स जहां पर मुझे लगता है कि खरीद करनी चाहिए। सबसे पहले टाटा पावर। कल एक लास्ट मिनट रिकवरी हमने इस स्टॉक में देखी, तो मुझे लगता है कि कुछ और यहां पर मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। 91 के टारगेट से बाय करें, 86 का स्टॉप लॉस रखें। टाटा केमिकल्स मुझे लगता है कि बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों चार्ट्स बहुत पॉजिटिव हैं। यहां पर 600 तक जाने की संभावना है। 575 पर स्टॉप लॉस रखकर यहां पर खरीद किराए है। और सिंटेक्स मुझे काफी पसंद है, मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट 100 के ऊपर आ चुका है। इन स्तरों पर यहां खरीदे। 102 पर एक स्टॉप लॉस रखे, यहां पर 109 तक जाने की क्षमता दिखती। ओके, सिंटेक्स भी पसंद आ रहा है। सिंटेक्स खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाला है। सिंटेक्स पसंद आया विकास सेठी जी को भी, हालांकि वायदा कारोबार के बैंड से बाहर आ चुका है, तो आज एक्शन इस स्टॉक में रहना नजर आता है। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद बाजार का भरपूर एक्शन शुरू होगा। लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे किस तरह की होगी शुरुआत भारतीय बाजारों की। लेकिन आज करेंसी मार्केट में है छुट्टी। वैसे बैंक तो खुले हुए, इस बार बैंक हॉलीडेज बंद कर दिए हैं, सारे जो थे वो कैंसिल हो गए, तो 31 तारीख तक बैंक तो खुले रहेंगे। लेकिन करेंसी मार्केट आज बंद है, तो करेंसी मार्केट से रुपए से कोई आपको संकेत नहीं मिलेंगे। फिर भी एक बार डॉलर इंडेक्स देख लेंगे और उसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020 का अपडेट। और 9:15 से हमारे बाजारों का भरपूर एक्शन हमारे चारों एक्सपर्ट्स के साथ देखेगा। ढूंढिएगा कमाई के और ट्रेडिंग और निवेश के मौके। पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक की बात।